हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और मेरा नाम शिवम है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हुआ होगा। इस वीडियो में हम जो PU LLB का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है 2025 का, इसका एनालिसिस करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि पेपर का लेवल किस प्रकार था इस बार। और यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग हमारे नीचे दिए गए लिंक से जुड़कर टेलीग्राम पे ग्रुप में जा सकते हैं और वहाँ से आपकी सारी हेल्प कर दी जाएगी। और जितना हो सके इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि एडमिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं पेपर का एनालिसिस। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो इस बार पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो आपको बता देता हूँ स्टैटिक जीके से इस बार सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लगभग 36 क्वेश्चंस इस बार स्टैटिक जीके से पूछे गए हैं। करंट अफेयर के 15 क्वेश्चंस हैं, लॉ के 21 क्वेश्चंस है, रीजनिंग के 17 और इंग्लिश के 14 क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। नाउ अब आपके सामने मैं क्वेश्चन पेपर का थोड़ा एनालिसिस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है। बेसिक क्वेश्चन है कि इकोनॉमी जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है उस ग्रीक वर्ड का नाम क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। ये एक तरीके से आप इसको स्टैटिक भी मान सकते हैं, इकोनॉमी का स्टैटिक क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो कैंपेन लॉन्च हुई है 2010 के अंदर अप्रैल में, उस कैंपेन को क्या नाम था। अब कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, नमामि गंगे टिक कर देंगे, लेकिन गाइस जो नमामि गंगे है ये काफ़ी बार बाद में इसको मतलब लॉन्च किया गया है। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए है, निर्मल गंगा स्पर्श गंगा। थर्ड क्वेश्चन है कि पुष्यभूति डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे। इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाता है पुष्यभूति। अब कई लोग इसके अंदर कंफ्यूज होकर हर्षवर्धन भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन भी एक बहुत प्रोमिनेंट रूलर था इस डायनेस्टी का। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इस बारे में रिसर्च करेंगे तो आपको ये पता पड़ेगा कि जो हर्षवर्धन के टाइम पे एक पोएट हुआ करते थे बाण भट्ट, उन्होंने अपनी जो हर्ष संहिता उन्होंने जो अपनी वर्क किया है उसके अंदर उन्होंने क्लियरली ये चीज़ मेंशन कर रखी है कि पुष्यभूति जो थे वही इस डायनेस्टी के फाउंडर थे। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, ये पूछा गया है कि भगवती सूत्रा किस रिलीजन से बिलोंग करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैनिज़्म। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये बताता है कि ऑड मैन आउट के बारे में पूछा गया है। तो ट्रिवियल, अनइम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट और इनसिग्निफिकेंट, इसमें से ए, बी और डी ये तो तीनों सिमिलर ही हैं। जो सी है ये आपका एक ऑड हो जाता है इसके अंदर से। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको हम कुछ देर बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, आउट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 8 है द रेन कम्स डैश द क्लाउड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रॉम द क्लाउड। क्वेश्चन नंबर 9 है द स्टार्स डैश काउंटेड। इसका सही आंसर हो जाएगा कैनॉट बी काउंटेड। इंग्लिश का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसके अंदर एक्स इंट्रोड्यूस वाई सेइंग ही इज़ द हस्बैंड ऑफ ग्रैंड डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई फादर, हाउ इज़ वाई रिलेटेड टू एक्स। तो गाइस इसको भी मैं एक बार आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ इस तरीके से है, एक्स जो है वो यहाँ पे बता रहा है कि वाई की जिनसे मैरिज हुई है, वाई एक हस्बैंड है ग्रैंड डॉटर के, तो ये जो है ग्रैंड डॉटर हो जाएंगी। तो यहाँ से हम इनको नेगेटिव से मान लेते हैं। अब इन्होंने बताया है उनके एक्स के फादर की ग्रैंड डॉटर से। तो एक्स के जो फादर हैं और उनके भी फादर की ग्रैंड डॉटर से वाई की मैरिज हुई है, यानी एक्स और यहाँ पे जो ग्रैंड डॉटर हैं ये दोनों ब्रदर और सिस्टर का रिलेशन हो जाता है इनका।
तो वाई जो है वो यहाँ जो इनकी ग्रैंड डॉटर हैं इनके हस्बैंड है, तो वाई जो है एक्स जो होते हैं वो इनके ब्रदर इन लॉ हो जाते हैं यहाँ पे। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 3 of the following 4 words alike in a certain way and one is different, select the odd one out। अब जो गूगल्स स्पेक्टिकल्स और बाईफोकल है, तीनों के दिनों किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज़ में आते हैं और ये एज पर ह्यूमन आई से रिलेटेड है। लेकिन जो ऑप्टिकल रीडर है ये एक डिवाइस होता है जिससे आप किसी भी फिज़िकल चीज़ को स्कैन कर सकते हैं, जैसे QR कोड, और फिर बाद में उसको एज अ डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ऑप्टिकल रीडर है ये एक डिफरेंट हो जाता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को हम अगर सॉल्व करें तो इसका जो आपका आंसर हो जाता है, इसको वैसे हमारे ऑब्जेक्शन लिस्ट में भी है ये, तो इसका आंसर जो है वो एवेलुएट नहीं हो पा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम चैलेंज कर सकते हैं गाइस, ये क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है। हमने इसको चेक किया था, इसका जो है आंसर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका जो ऑप्शन हो जाता है आपका ट्यूबरकुलोसिस का जो इफ़ेक्ट होता है वो लंग्स में होता है। तो टाइफाइड का जो आपका इफ़ेक्ट होता है ये मोस्टली होता है इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसके लिए इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन सेट ऑफ नंबर्स। अब ये जो आपकी एक सीरीज़ दे रखी है, इस सीरीज़ के अंदर आपको ये देखना है कि इस जो पूरी सीरीज़ है ये 7 से डिविजिबल है, लेकिन सिर्फ एक नंबर ऐसा है जो 7 से डिविजिबल नहीं है, वो है 46। तो इसके इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका एक आंसर हो जाता है। फिर आपका एक स्टैटिक जीके और इसको आप लीगल का भी क्वेश्चन मान सकते हैं। वो एज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। तो गाइस इसका जो आंसर हो जाता है आपका वो हो जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर। एक काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा ही जाने की संभावना रहती है डॉक्टर BR अम्बेडकर से रिलेटेड क्वेश्चंस। फ्यूचर के लिए आप ये चेक कर सकते हैं कि इस ड्राफ्टिंग कमेटी को कब फॉर्म किया गया था और इस ड्राफ्टिंग कमेटी में और कौन कौन से मेंबर्स थे। तो ये सब चीज़ें आपको फ्यूचर एग्ज़ाम्स के लिए पता होना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है एज़ पर द लॉ एग्ज़ाम्स। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो अब ये सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है क्वेश्चन कि फंडामेंटल राइट का सोर्स क्या रहा है यहाँ पे। फंडामेंटल राइट, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो इसका मैं बता देता हूँ आपको, इसका जो सोर्स है वो USA हो जाता है। UK का सोर्स क्या हो जाता है, जो इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो UK से ली गई है। USSR से भी कई हमने चीज़ें ले रखी हैं। फ्रांस से जो हमने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है, वो जो प्रिंसिपल्स हैं हमारे प्रीएम्बल के अंदर, वो सारे के सारे फ्रांस से ले रखे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गाइस। फुल फॉर्म ऑफ नाटो। तो अब यहाँ पे फुल फॉर्म ऑफ नाटो पूछा गया है। तो अभी नाटो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है, जैसे कि आपको सभी को पता है ये रशिया यूक्रेन वॉर जैसे अभी चल ही रही है कंटिन्यू। तो उसके रिगार्डिंग ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसका फुल फॉर्म हमें पता होना चाहिए और इसके अंदर कौन कौन से मेंबर्स हैं, ये कब फॉर्म हुई थी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिजन होल थ्योरी फॉर द लॉ ऑफ टॉर्ट इज़ गिवन बाय। अब ये जो है आपका टॉर्ट्स का एक क्वेश्चन हो जाता है। तो इसके अंदर पिजन होल थ्योरी है, आप अपने अपकमिंग सेमेस्टर्स में पढ़ोगे जब आप एडमिशन ले लोगे तब। तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है सैलमन ने ये थ्योरी दी थी। विनफील्ड ने जो थ्योरी दी, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि विनफील्ड ने क्या कहा था, ऑस्टिन और बेंथम जो हैं उनका क्या रोल रहा था। तो वो भी आप सबको पता होना चाहिए कि जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड या किसी और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी इन्होंने अगर कुछ कहा है तो वो आपको पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, ये एक लीगल मैक्सिम है, उबिजस इमी रेमेडियम। तो इसका सिंपल सा मीनिंग होता है व्हेन देयर इज़ अ राइट सो देयर इज़ अ रेमेडी। अगर राइट का ब्रीच होगा तो उसके लिए फिर एक रेमेडी अवेलेबल रहेगी जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अवेल की जा सकती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ जाता है आपका यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल से रिलेटेड। तो यूएन जैसे कि आपको पता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है, इसके बारे में पता होना बहुत बहुत ज़रूरी है गाइस कि यूएन कब फॉर्म हुआ था, इसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो 5 तो इसके अंदर टोटल परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। जो 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं उसके अंदर से आपके यूएस, यूके, फ्रांस, चाइना और रशिया, ये आपके परमानेंट मेंबर्स हो जाते हैं और इनके पास में वीटो पावर भी होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपका एक करंट अफेयर का क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, द थीम फॉर इंटरनेशनल वुमेंस डे 2025। तो ये एक मैं कहूँगा कि थोड़ा सा करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका जिसको पता है वो सॉल्व कर देगा और जिसको नहीं पता है तो फिर इधर यू नो और यू डोंट नो, तो इसके अंदर वो वाला सिस्टम है। तो आपका इसके रिलेटेड आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल वुमेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे इसका आंसर हो जाता है 8th ऑफ मार्च। इसी तरीके से आपको जितने भी इंटरनेशनल डेज़ हैं वो पता होने चाहिए, क्योंकि वो पूछ ही लिए जाते हैं एग्ज़ाम्स में। तो चाहे वो योगा डे हो, अभी इसका भी क्वेश्चन आगे आया हुआ है, या फिर आपका पराक्रम दिवस हो, ऐसे किसी भी प्रकार के जो डेज़ हैं वो आपको पता होने चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन आ जाता है ये अगेन करंट अफेयर्स से है कि ए चैट बॉट जो एक्स है ये किसने डेवलप किया। ये थोड़े टाइम पहले भी न्यूज़ में भी था, अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखा होगा तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, डोनाल्ड ट्रंप। अब डोनाल्ड ट्रंप भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, तो इनके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि ये कौन से टर्म के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो 45th एंड 47 जो इनका टर्म है ये इनका टर्म हो जाता है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, ये माउंट लियोतोबी लाकी लाकी से रिलेटेड है। इसका जो सही आंसर हो जाता है आपका ये हो जाता है इंडोनेशिया। ये एक्चुअली थोड़े टाइम पहले यहाँ इसमें से इरप्शन होना स्टार्ट हो गया था, तो ये सब इस वजह से ये न्यूज़ में आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस आईफा से रिलेटेड है, आउटस्टैंडिंग लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इंडियन सिनेमा के अंदर किसको मिला है। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका राकेश रोशन जी। नो आपका इंग्लिश से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका काफ़ी मतलब फेमस इडियम है ये, तो इसका मतलब हो जाता है रेयरली, वंस इन अ ब्लू मून। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन, आप इसको मान सकते हैं। इसका जो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, पेलियोंटोलॉजी इज़ अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ। आपको फ्यूचर में ये भी पता होना चाहिए कि इंसेक्ट्स की स्टडी को क्या बोला जाता है, प्लांट्स एंड एनिमल की स्टडी को क्या बोला जाता है, रॉक्स एंड माउंटेन्स की स्टडी को क्या बोला जाता है। ये भी फ्यूचर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। अब आपका अगला क्वेश्चन है लीगल से रिलेटेड, जिसमें पूछा गया है पुसाइन जज ऑफ हाई कोर्ट क्या होते हैं। तो पुसाइन का सबसे पहले तो आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि पुसाइन का मीनिंग क्या होता है। तो पुसाइन का मीनिंग होता है सबॉर्डिनेट, तो वहाँ से ये वर्ड लिया गया है। उसका मतलब होता है कि जो चीफ जस्टिस के अलावा जो भी जजेस होते हैं तो उन सबको पुसाइन जजेस बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए टेम्प्रेरी जज जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको एडहॉक जजेस कहा जाता है, एडहॉक। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ चैटल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी। 2 टाइप्स की प्रॉपर्टी होती है हमारे यहाँ पे, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उनको चैटल कहा जाता है। जीआई टैग। अब गाइज ये जो क्वेश्चन है मेघालय से रिलेटेड, ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि एक स्टैटिक क्वेश्चन है और थोड़ा सा टफ़ क्वेश्चन की कैटेगरी में ही काउंट होगा, क्योंकि हर किसी को ये चीज़ नहीं पता होती है कि मेघालय के अंदर किस किस चीज़ों को जीआई टैग मिला है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, जो खासी मैंद्रिन है, और ऑप्शन नंबर बी मेमोंग नारंग। ये दोनों के दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। अब यहाँ एक क्वेश्चन है स्ट्रेटजी के का, एम मोतीलाल चिमनालाल स्टे लवर्ड। तो इनके बारे में पूछा गया है कि ये जो हैं
MC स्टीवर्ड इनको बोला जाता है। तो ये क्या क्या रह चुके हैं, तो इनके पास में अटॉर्नी जनरल की पोजीशन भी थी, चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन की पोजीशन भी इनके पास रह चुकी है, और चेयरमैन ऑफ द बार काउंसिल भी ये रह चुके हैं। तो इनका जो सही आंसर हो जाता है तो ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने सारी पोजीशंस को सर्व कर चुके थे वो। तो बजट, अब बजट जो है, बजट का सबसे पहले तो आपको आर्टिकल पता होना चाहिए कि बजट किस आर्टिकल के अंदर आता है। तो बजट आपका है, आ जाता है आर्टिकल 112। तो इसके अंदर बजट को मेंशन किया गया है। अब इसके अंदर बजट को क्या मेंशन किया, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बजट को कौन प्रेजेंट करते हैं, तो इसका आंसर हो जाता है आपका फाइनेंस मिनिस्टर। इससे रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स आपको पता होने चाहिए कि मनी बिल क्या होता है, उसको कौन पेश करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34, अ प्रोमिनेंट एग्जांपल ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इन इंडिया कैन बी सीन इन द केस ऑफ। तो गाइज इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये बाकी जो केसेस है इसके अंदर क्या बोला गया है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि जोसेफ शाइन केस के अंदर जो है आपका अडल्ट्री के ऊपर बात हुई थी। इसके बाद में इंडिपेंडेंट थॉट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर आपका सेक्शन 375 के ऊपर बात हुई थी, और सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नास फाउंडेशन, इसी के ही जजमेंट को ओवरटर्न किया गया है नवतेज सिंह जौहर के केस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा वाज सेलिब्रेटेड ऑन। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। नाउ गाइस जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 36। गाइस ये जो क्वेश्चन है आपका, इसका जो आंसर है वो कुछ डिफरेंट आ रहा है। मैंने काफ़ी जगह से इसको चेक भी करवाया है, और आपका आंसर की में जो आंसर दे रखा है वो कुछ और दे रखा है, तो इसको आप जो है चैलेंज कर सकते हैं 36 क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इसका जिसका भी बेस्ट आंसर आ रहा है वो सही है गाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस initiate a chain reaction that breaks down ozone in the upper atmosphere। तो इसके बारे में जो है आपका क्लोरीन सही आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग इसके अंदर कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो इसका सही आंसर है वो क्लोरीन ही है। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 39 का सही ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 का जो सही आंसर है गाइस वो है ऑप्शन नंबर सी। BCCI ने जो इंडियन विनिंग टीम है ऑफ द ICC चैम्पियन ट्रॉफी को, उनको कितना मतलब इनाम घोषित किया है उनके ऊपर, तो वो 58 करोड़ हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में पूछा गया है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और इसका जो सही आंसर है वो है 118। तो इस तरीके से जो भी रिपोर्ट रिलीज़ हो रही हैं उसके बारे में पता होना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, ख़ास तौर पे अगर वो किसी UN की बॉडी ने रिलीज़ की है। तो ये जो रिलीज़ हुई है अभी रिपोर्ट, इसको UN की सस्टेनेबल डेवलपमेंट नेटवर्क जो ये बॉडी है इसने रिलीज़ किया है। तो फ्यूचर में भी आपके लिए UN की जो भी बॉडीज़ रिपोर्ट रिलीज़ करती हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सारी होनी चाहिए, जैसे कि जेंडर गैप हो गई या उससे रिलेटेड और कोई हो गई, तो वो सारी की सारी आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है टॉकिंग 20 टू द डोजन। इसका जो आंसर हो जाता है वो है ए, टॉकिंग हरीडली एंड रैपिडली। अब क्वेश्चन नंबर 43, इसके बारे में आप, इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा इस स्टैट्यूटरी। ये जो है आपका लीगल का एक क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 44,
स्केप्टिकल, इसका जो आंसर हो जाता है, इसके अंदर आपका एंटोनिम पूछा है, तो इसका जो एंटोनिम है वो हो जाएगा आपका सर्टेन। स्केप्टिकल मीन्स संशयवाद किसी चीज़ के ऊपर, सर्टेन का मतलब निश्चित है वो चीज़, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। जितेंद्र पाल वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडियाज़ एम्बेसडर टू विच कंट्री। अब गाइज आप एक बात नोटिस करेंगे कि इन्होंने ये जो क्वेश्चन पूछा है ये इज़राइल से रिलेटेड है। इज़राइल जो है अभी करंटली कन्फ्लिक्ट में चल रहा है, वॉर के काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ में। तो जिन भी कंट्रीज़ में वॉर हो रही है, ये वर्ल्ड में जिन भी कंट्रीज़ की आपस में वॉर हो रही है, तो वो जो कंट्रीज़ हैं हमारे लिए एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो उनसे रिलेटेड हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे क्या डेवलपमेंट हो रही है। अगर स्पेशली उन कंट्रीज़ में कोई एम्बेसडर अपॉइंट होते हैं तो उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, ये एक स्टैटिक क्वेश्चन हो जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 47, ये भी एक स्टैटिक क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड इन्होंने पूछा है यहाँ पे, तो इसका भी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48 का जो आपका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर आपका है सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 49, तो इसका जो आपका आंसर हो जाता है ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर इज़ नोन एज, तो एंथ्रोपोलॉजी। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि सोशलॉजी किसकी स्टडी है, फिलॉसफी और पॉलिटिकल साइंस। और क्वेश्चन नंबर 50, अब ये जो है आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले किस कंट्री में आया था, उसके बाद कहाँ कहाँ हुआ था। जैसे कि अभी यहाँ पे पूछा है किस कंट्री से सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। ईयर हो जाएगा आपका 1765। और साथ ही साथ कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज़ जो होती हैं वो भी आपको पता होना ज़रूरी होता है। जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम पे एक तो आपका स्पिनिंग जेनी का आपका जो हुआ था इन्वेंशन, और स्टीम इंजन का, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन दोनों चीज़ों का इन्वेंशन किसने किया था। हो सकता है फ्यूचर में आपसे वो ये पूछ सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51, सोशल साइंटिस्ट के बारे में पूछा गया है आपसे कि क्लासिकल कंडीशनल डेवलप की गई एक थ्योरी इनके द्वारा, तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। मैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में आपको बता देता हूँ कि इसका क्या आंसर होगा आपका। इसका जो है गाइस आंसर नंबर बी हो जाएगा, डेमोग्राफी। ह्यूमन पॉपुलेशन जैसे जैसे चेंज होती है, तो इस डेमो रूट वर्ड से भी आप थोड़ा सा सर्च करके आपको पता पड़ सकता है, और वैसे ये ज्योग्राफी के अंदर भी एक कंसेप्ट आता है, तो वहाँ से भी आपको पता पड़ सकता है इसका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 53, तो यहाँ पे पूछा गया है कि ब्लैक सॉइल के बारे में पूछ रहा है यहाँ पे कि कौन सी मोस्ट सूटेबल फॉर द कॉटन कल्टीवेशन, तो इसका आंसर रहता है ब्लैक सॉइल। आपको ये अदर सॉइल्स के बारे में भी पता होना चाहिए कि अदर सॉइल्स के अंदर क्या क्या स्पेशलिटी होती है, और वहाँ पे कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं आपकी ग्रो कर सकती हैं। जो ब्लैक सॉइल है इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये जो है आपकी डेक्कन एरिया के अंदर होती है ज़्यादातर, और यहाँ पे जो ये जो सॉइल होती है इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा होता है, फास्फोरस होता है, और अमोनिया काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन है विच स्टेट इज़ लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया बाय द एरिया, तो सबसे पहले आपका एमपी आ जाता है। अब इसके अंदर आपको गाइस थोड़ा एक सीक्वेंस का भी पता होना ज़रूरी होता है कि किस तरीके से, मतलब यहाँ पे सीक्वेंस है, एमपी है, एमपी के बाद में आपका आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में आपका आ जाता है छत्तीसगढ़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55, ट्रीटी ऑफ चित्तौड़। इसका जो है ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर एंड महाराणा अमर सिंह। क्वेश्चन नंबर 56,
दिल्ली सुल्तान इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नवरूज़। अब ये जो नवरूज़ है ये पर्शियन न्यू ईयर को कहा जाता है। और इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ये आपका अल्बन ने इंट्रोड्यूस किया था। अब नेपोलियन ऑफ इंडिया, ये काफ़ी एक फेमस क्वेश्चन मैं बोलूँगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाता है वो हो जाता है समुद्रगुप्त। इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया बोला जाता है। एक क्वेश्चन और भी आप पता कर सकते हैं इससे रिलेटेड, ये नेपोलियन ऑफ द ईस्ट जो है वो जोरावर सिंह को कहा जाता है। तो इन दोनों में थोड़ा एक डिफरेंस है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात है। ये जो है मौर्यन एम्पायर की कैपिटल क्या थी? तो इसका आंसर हो जाता है पाटलिपुत्र, जो कि बिहार में सिचुएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग टोटल एरिया ऑफ इंडिया इन दी लाख स्क्वायर किलोमीटर्स? इसका जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 60 आपसे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मैकमोहन लाइन, जो होती है आपकी इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है। रेड क्लिफ लाइन आपको पता होनी चाहिए, इंडिया और पाकिस्तान को आपस में एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करती है। जो आपकी दुरंड लाइन है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को आपस में सेपरेट करती है। ये आपको इम्पोर्टेंट लाइंस पता होनी चाहिए। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवोल्ट? अब जो हमारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं तो वहाँ से भी इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इस तरीके से सॉल्व किया जाता है कि लॉर्ड मिंटो जो हैं ये तो काफ़ी बाद में आए थे, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के थ्रू आप इसको थोड़ा आप कर सकते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन है, ये भी आपके इंडिपेंडेंस के टाइम में थे। तो कुछ लोगों को लॉर्ड कैनिंग और डैनिंग में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा, लेकिन जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है लॉर्ड कैनिंग। अभी आपसे ओलंपिक के बारे में पूछ लिया गया, वो भी 2019 के ओलंपिक्स के बारे में। अब 2024 के ओलंपिक्स तो सब पढ़ के जाते ही हैं, लेकिन 2019 का ओलंपिक भी कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो अब इसके लिए फ्यूचर में आपके लिए ये हो जाएगा कि आपको 2024 का ओलंपिक भी पढ़ के जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो ओलंपिक होने वाले हैं 2028 में वो भी आपको पढ़ के जाने पड़ेंगे। इसका जो आपका करंट आंसर हो जाता है वो हो जाता है आपका अबू धाबी, ऑप्शन नंबर बी। और फ्यूचर में 2028 का जो ओलंपिक होने वाला है वो भी आपको पता होना चाहिए, वो लॉस एंजलिस में होगा। अब अगला जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इंजंक्शन से रिलेटेड। तो इंजंक्शन जो होता है ये एक कोर्ट का ऑर्डर होता है, ये कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के, टू डू और नॉट टू डू समथिंग। तो ये आप आने वाली जब एडमिशन ले लेंगे तो लॉ में पढ़ेंगे कि इंजंक्शन क्या होता है। फिलहाल इसका ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 64 सोर्सेज ऑफ लॉ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो इसका जो आंसर है स्टैच्यू। इसके अलावा भी काफ़ी अदर सोर्सेज होते हैं, जैसे कि कस्टम्स होते हैं आपके, इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो गई, यूसेज हो गई, ये सभी के सभी आपकी सोर्सेज माने जाते हैं लॉ के। तो ये आपको एक पता होना चाहिए। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ नेग्लिजेंस इन लॉ? तो ऑप्शंस से आपको पता पड़ सकता है कि ये फेलियर टू एक्सरसाइज रीज़नेबल केयर, जब कभी भी रीज़नेबल केयर नहीं की जाती है किसी के भी द्वारा किसी भी एक्ट को करते टाइम, तो वहाँ पे नेग्लिजेंस जो है वो कमिट की जाती है, ऐसा माना जाता है। तो आंसर इसका ये हो जाएगा कैवेट एम्परर। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपका एलएलएम के अंदर भी आया है। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से एलएलएम के क्वेश्चन पेपर से ही मैं मानूंगा कि सेम क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर रहता है लेट द बायर बीवेयर ऑल। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 गाइस, इस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर की में आंसर दे रखा है वो गलत दे रखा है। हमने इसको मल्टीपल तरीके से सॉल्व किया है, इसका एनालिसिस निकाला है। तो ये जो क्वेश्चन आप चैलेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे तो डिफरेंस यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। ए से सी के बीच में +1 का डिफरेंस है,
फिर उसके बाद में यहाँ से आप आगे आएंगे तो +2 का डिफरेंस है। फिर उसके बाद में आप आगे आएंगे तो +3 का डिफरेंस है, यहाँ पे +4 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो नेक्स्ट लेटर आएगा आपका ओ आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 आया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, स्टेटमेंट दैट इज़ ऑलवेज ट्रू इज़ कॉल्ड टोटोलॉजी। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अब ये आपसे करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, क्वांटम प्रोसेसर से रिलेटेड। जो विलो है ये किस कंपनी ने डेवलप किया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है गूगल। ये जिसको पता है वही सॉल्व कर पाएंगे जिन्होंने करंट अफेयर पढ़ा होगा। गोवर्धन पोर्टल, इसको आप थोड़ा सा मतलब अगर चाहें तो गैस वर्क भी यहाँ पे काम किया जा सकता है, क्योंकि ऑप्शंस इस तरीके से दे रखे हैं, टू स्ट्रीमलाइन द सेटअप प्रोसेस फॉर बायोगैस कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स इन इंडिया। तो ये एक बहुत सूटेबल आंसर बन जाता है यहाँ पे। इरिगेशन का तो कोई इसके अंदर हो नहीं सकता, और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन का भी अगर आप ध्यान से देखें तो इसके अंदर नहीं बैठता है। बायोगैस और कंप्रेस्ड बायोगैस जो है ये एक बहुत सूटेबल आंसर हो जाता है, सोलर गैस भी इसमें नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी है जो ये सही हो जाएगा आपका आंसर। अब गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये ऑस्ट्रेलिया यूके यूएस ऑकस सबमरीन डील, तो ये सारे के सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा गया है यहाँ पे। तो ये इसका सही आंसर हो जाता है यहाँ पे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं, ये आपको पढ़ के जाने ही पड़ेंगे। अब P800 जो मिसाइल है इसके बारे में पूछा गया है। तो जो P800 मिसाइल है ये आपका रशिया ने डेवलप किया है, और यूक्रेन के अगेंस्ट इसको यूज़ भी किया गया है। तो वॉर से रिलेटेड अगर कोई मिसाइल्स इस तरीके की हैं जो यूज़ की जा रही हैं, कोई ऐसे वेपन्स हैं, तो वो सब हाँ हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से हमें पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वॉर से रिलेटेड इसमें काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको इस चीज़ का एक अंदाज़ा मिलेगा इस क्वेश्चन से। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि विच कंट्री रिसेंटली डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी ऑन ड्रग अब्यूज़। तो ये जो है आपकी सियरा लियोन है, ये जो है आपकी वेस्ट अफ्रीकन एक कंट्री है। तो ये इसका आंसर हो जाता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76। जो 56 नेशनल खो खो चैम्पियनशिप है ये किसने जीती है? यहाँ पे महाराष्ट्र ने जीती है, और यहाँ पे इन्होंने इंडियन रेलवेज़ की टीम को हराया है यहाँ पे, उनको हरा के इन्होंने यहाँ पे जीती है। क्वेश्चन नंबर 77 जो है आपका जोनाथन क्रिस्टी, तो इन्होंने जो है आपका चाइना के ली शी फेंग को हरा दिया गया है इन्होंने, और ये जो हैं इंडोनेशिया से बिलोंग करते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल के बारे में पूछ लिया गया है आपसे। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कई लोग इसके अंदर सिडनी या मेलबर्न में से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो इसका आंसर है गाइस वो है कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल में थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो ही जाते हैं लोग बाग, तो लेकिन जिसको पता है उसके लिए बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। अब ये कुछ लोगों ने अपनी साइंस में पढ़ा होगा, एनसीईआरटी की बुक्स में ये बिल्कुल क्लियर दे रखा है, और अगर आप ब्लूसेंट वगैरह इस टाइप की भी कोई बुक्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती हैं कि सिंबल्स जो होते हैं आपके मेटल्स के वो कौन कौन से होते हैं। आपको साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि जो अदर सिंबल्स दे रखे हैं ये किस किस चीज़ के होते हैं, जैसे कि CU जो है ये आपका किसका सिंबल है, Fe जो है ये आपका आयरन का हो जाता है, Ag जो है आपका ये सिल्वर का हो जाता है। ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, अब इसमें कुछ लोग शायद सहारा टिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जिसने स्टैटिक जीके पढ़ी हुई उनको पता होगा कि जो पोलर डेजर्ट है वो नंबर 1 पे आते हैं इन द टर्म्स ऑफ देयर एरिया। तो लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट होंगे। उसके बाद में अगर नॉन पोलर डेजर्ट पूछा जाता है तो वहाँ पे सहारा डेजर्ट है वो आ जाते हैं, लेकिन अभी जो जहाँ पे अंटार्कटिक पोलर डेजर्ट ऑप्शन में है तो यही इसका सही आंसर होगा ना। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ जापान। तो जापान की जो करेंसी है वो आपकी हो जाएगी येन। साथ ही साथ आपको बताना चाहता हूँ कि जापान की करेंसी तो आपकी येन हो जाएगी। उसके अलावा जो बाकी जो करेंसीज़ हैं जैसे कि युआन जो है ये आपकी हो जाती है चाइना की करेंसी, और आपकी नेक्स्ट जो है आपकी वोन, ये वोन हो जाती है आपकी साउथ कोरिया की करेंसी, और रिंगिट है ये आपकी मलेशियन करेंसी है। तो बाकी भी आपको ये तीनों के तीनों पता होनी चाहिए साथ में।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ प्राइमरी गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। तो प्राइमरी गैस होती है आपकी वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन के बाद आपकी ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन के बाद में आपकी जो अदर गैसेज होती हैं वो होती है। नाइट्रोजन ऑलमोस्ट आपकी अर्थ के ऊपर 78% के आसपास होती है, 21% ऑक्सीजन है और 1% के अंदर अदर गैसेज आपकी होती हैं। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब सिलिकॉन वैली से रिलेटेड क्वेश्चन है। काफ़ी फेमस सिटी है हमारे इंडिया की, वो है बेंगलुरु। उसको सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है। विच कंट्री इज़ नोन एज दी रेनबो नेशन। तो ये एक स्ट्रेटजी के क्वेश्चन है। साउथ अफ्रीका। विच सेंटेंस इज़ ग्रामेटिकल करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही एंड आई, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट्स हैं वो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ही एंड आई ही यहाँ पे एक साथ में यूज़ होंगे। अब आपका एक इडियम पूछा गया है टू किक द बकेट। तो इसका जो मीनिंग हो जाता है आपका टू डाई। इम्पॉर्टेंट इडियम्स आपको पता होने चाहिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ होमोफोन। होमोफोन जो होता है उसका मतलब होता है कि वो वर्ड्स जो सेम साउंड तो करते हैं लेकिन उनका मीनिंग जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैक्टा सेंट सर्वेंडा। ये जो आपका इंटरनेशनल लॉ का एक क्वेश्चन है, इसका मीनिंग होता है कि एग्रीमेंट मस्ट बी केप्ट। यानी कि कोई भी नेशंस एक बार आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं तो फिर उनके ऊपर एक ऑब्लिगेशन होती है कि वो उस एग्रीमेंट को फ्यूचर में परफॉर्म भी करें। तो ये आपका इसके लिए आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेट की सोवरेनिटी के बारे में। तो सोवरेनिटी स्टेट की वो होती है कि स्टेट अपने एरिया के अंदर, अपनी टेरिटरी के अंदर पूरी तरीके से अपने एक्शंस लेने के लिए और अपनी अथॉरिटी के लिए सुप्रीम माना जाता है। तो नो वन इज़ बियॉन्ड दैट इन हिज टेरिटरी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ट कॉजेंस। तो इसका मतलब होता है जस्ट कॉजेंस रेफर टू। तो ये जो गाइज होते हैं ये इंटरनेशनल लॉ के कुछ कस्टमरी रूल्स होते हैं जो कि सारे स्टेट्स के ऊपर बाइंडिंग होते हैं, तो उसको जस्ट कॉजन कहा जाता है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है इंटरनेशनल लॉ का। अब यहाँ पे WTO से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक्चुअली WTO से क्वेश्चन पूछने के पीछे रीज़निंग शायद ये रही होगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी तो जितने भी टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं US के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, तो कई कंट्रीज़ ने WTO को अप्रोच किया, जो कि एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज़्म भी वहाँ होता है, और वर्ल्ड में जितना भी ट्रेड होता है उससे रिलेटेड सारे के सारे रूल्स जो हैं वहीं से ही गवर्न किए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे अब इसके अंदर पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स इज़ नॉट कवर्ड बाय द WTO। तो यहाँ पे ट्रिप्स जो है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड आपका है, ये बिल्कुल गवर्न होता है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज ये भी आपका होता है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर ये भी आपका होता है। क्योटो प्रोटोकॉल ऑन क्लाइमेट से रिलेटेड गाइस नहीं होता है। यहाँ आपसे पूछा गया नॉट कवर्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट फेवर्ड नेशन, अब ये भी WTO से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल रिक्वायर्स मेंबर कंट्रीज टू ऑफर द सेम ट्रेड कंसेशन टू ऑल WTO मेंबर्स। अगर कोई भी कंट्री किसी एक कंट्री को अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे रही है तो वो बाकी सारी कंट्रीज़ को भी सेम ट्रेड कंसेशंस देगी, सारे WTO मेंबर्स को। तो ये इसका आंसर हो जाता है 92 को हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO को डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम इज़ प्राइमरी डिज़ाइन टू। तो इसका जो आंसर हो जाता है वो आपका हो जाता है डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए बिटवीन मेंबर गवर्नमेंट्स। तो यही जो है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट भी है एक तरीके से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ टेबल सॉल्ट। तो ये जो हो जाता है आपका NaCl, जिसको सोडियम क्लोराइड भी बोला जाता है। अब ये पूछा गया व्हाट इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। तो ये जो होता है आपका डायमंड हो जाता है। सॉफ्टेस्ट भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप नेक्स्ट टाइम उसको भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो आपकी न्यूटन हो जाती है।
साथ ही साथ आपको बाकी जो यूनिट्स हैं इनके बारे में भी पता होना चाहिए कि ये बाकी यूनिट्स हैं ये किस चीज़ की हैं। जैसे कि पास्कल है वो आपकी हो जाती है प्रेशर की यूनिट, जूल जो है आपकी वो हीट, वर्क और एनर्जी की यूनिट हो जाती है, वॉट जो है वो आपकी पावर की यूनिट हो जाती है। तो ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जो आपका क्वेश्चन ये हो जाता है आपका साइंटिफिक स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड, इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमी। व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये हो जाएगी आपकी एम्पियर। और व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ वॉइस बॉक्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो गाइज इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये जो है गाइज आपके 100 के 100 क्वेश्चंस हैं जिनका हमने आज एनालिसिस किया है यहाँ पे। हमारे हिसाब से जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पेपर है आपका, ये मॉडरेट लेवल का है। इजी तो नहीं कहूँगा और मैं टफ़ भी नहीं कहूँगा इसको, बट हाँ मॉडरेट लेवल का ये क्वेश्चन पेपर है। और आप सभी लोग अपना अपना जो स्कोर है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन कर लीजिए, ताकि हमें एक अंदाज़ा लग सके कि कितने स्टूडेंट्स का कितना स्कोर आ रहा है। तो उस हिसाब से हम एक बार कट ऑफ प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे। वैसे अभी तक जो है लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग माना जाए तो लगभग सेम ही है, तो कट ऑफ भी लगभग सेम ही रहनी चाहिए। बट एक बार आप अपना कट ऑफ जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, और हमारे जो नीचे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है उससे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, ताकि एडमिशन से रिलेटेड और किसी भी चीज़ एडमिशन और आपकी और भी किसी चीज़ से रिलेटेड अगर कोई आपकी क्वेरी है तो उसका सभी का सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा। और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, आगे भी सारी इन्फॉर्मेशन एडमिशन और कट ऑफ से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएगी। थैंक यू गाइस।